और अपनी समस्याओं की जड़ में अब मुझे समझ में आता है कि जो सिस्टम हम चलाते हैं, जिसकी मदद से हम गरीबी दूर करना चाहते हैं, भुखमरी दूर करना चाहते हैं, बेकारी दूर करना चाहते हैं, वो सिस्टम गलत है। क्यों गलत है? इसलिए गलत है कि जिस सिस्टम को हम चला रहे हैं वो सिस्टम अंग्रेजों ने बनाया था गरीबी पैदा करने के लिए, भुखमरी पैदा करने के लिए, बेकारी पैदा करने के लिए, मारामारी पैदा करने के लिए। हम दुर्भाग्य से वही सिस्टम को चला रहे हैं जो अंग्रेज हमें देकर गए थे। आप कहोगे अंग्रेजों ने कौन सा सिस्टम हमको दिया? जिसको हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम कहते हैं, ये अंग्रेजों की देन है हमें। हमने अपने देश में इसका इन्वेंशन नहीं किया, ये अंग्रेज हमको दे गए तो हमने उसको ले लिया, बिना सोचे समझे कि अंग्रेजों ने इस सिस्टम को किसी और कारण से चलाया था, अगर हम चलाएंगे तो वही पैदा होगा उसमें से। अंग्रेजों ने ये सिस्टम जो बनाया, जिसको हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम कहते हैं, ना तो वो पार्लियामेंट्री है ना वो डेमोक्रेटिक है, वो 101% एरिस्टोक्रेटिक सिस्टम है। ना उसमें कुछ पार्लियामेंट्री है, ना उसमें कहीं डेमोक्रेसी है। आप पूछेंगे कैसे? मैं आपको एक ही बात कहता हूं, हिंदुस्तान के 100 करोड़ लोगों के भाग्य का फैसला एक आदमी करे तो वो पार्लियामेंट्री होगा और डेमोक्रेटिक होगा। 100 करोड़ लोगों के भाग्य का फैसला एक व्यक्ति करे, जिसको हम फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं, वो सिस्टम डेमोक्रेटिक होगा। और गलती से अगर वो बिका हुआ है, मीर जाफर है, तो वो डेमोक्रेटिक होगा क्या? 100 करोड़ लोगों की जिंदगी का फैसला 100 करोड़ लोग करें तो वो आदर्श है। नहीं कर सकते तो 50 करोड़ करें, वो भी संभव नहीं है तो 25 करोड़ करें, वो भी संभव नहीं है तो 10 करोड़ करें। इतना तो हो, कम से कम 1 करोड़ लोग करें, 1% लोग तो करें। यहां तो 1% भी नहीं है, 0.00000 पता नहीं कितने बार जीरो लगा के तब आप निकालोगे तो एक व्यक्ति फैसला करता, एक व्यक्ति तय करता है हिंदुस्तान में कि कहां टैक्स लगना चाहिए, कहां नहीं लगना चाहिए, और वो पार्लियामेंट में पेश कर देता है। फिर बाकी जो 545 लोग बैठे हैं लोकसभा में, 250 बैठे हैं राज्यसभा में, वो उस पर बहस ये करते हैं कि यहां पर इतना कटौती कर दो, यहां पर इतना बढ़ा दो। ये नहीं कहते कि इसको वापस ले लो पूरा, क्योंकि ये अधिकार उनको नहीं है। तो ये सिस्टम डेमोक्रेटिक है क्या? एक दूसरा उदाहरण देता हूं आपको। आप अमरावती में चुनाव करवाते हैं, किसी को जिताते हैं, किसी को हराते हैं। मान लीजिए अमरावती से 10 कैंडिडेट हैं जिनको चुनाव लड़ना है। XYZ ABC नाम की पार्टियां ले लीजिए आप, 10 कैंडिडेट खड़े हैं। 10 कैंडिडेट को जब आप वोट डालने जाते हैं तो पहली बात तो ये कि टोटल जो वोट्स हैं उसका 50% ही कास्ट होता है। हमारी सरकार कहती है कि हर एक सीट पर जो वोटिंग होता है वो टोटल वोटिंग का 50% से भी कम होता है, एवरेज 50% के आसपास आता है। माने अगर अमरावती में हम माने कि 5 लाख वोटर मान लें हम, तो मात्र 2.5 लाख लोग वोट डालने जाते हैं, और वो जो 2.5 लाख लोग वोट डालते हैं उनमें से 10 पार्टियां हैं, 3-4 मेजर हैं, बाकी माइनर हैं। तो वो वोट बंटता है, किसी पार्टी को 5% मिला, किसी को 7% मिला, किसी को 10% मिला, किसी को 5.5% मिला, किसी को 11% मिल गया, किसी को 15%। अब इसका अर्थ क्या हुआ? हमारे 5 लाख वोटर्स ने वोट डाला, मात्र 50%, 2.5 लाख लोगों ने वोट डाला, और उस 2.5 लाख में बंटवारा कैसे हुआ? किसी को 75,000 मिला, किसी को 50,000 मिला, किसी को 65,000 मिला, किसी को 30,000 मिला, किसी को कुछ मिला, किसी को कुछ मिला। अब आप जरा कल्पना करिए कि जिन लोगों ने किसी एक व्यक्ति को जिताया, मान लो उसको 75,000 वोट मिले और 5 लाख वोटर्स हैं, तो 75,000 5 लाख वोटर्स के कितने % हुए? 20% से तो कम हुए ही। मान लें हम 15% हुए,
तो 15% वोट पर हमने किसी कैंडिडेट को जिताकर संसद में भेज दिया, जहां पर 51% के आधार पर मेजॉरिटी तय होती है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? हमने 15% वोट देकर एक ऐसे कैंडिडेट को दिल्ली भेजा जहां दिल्ली की संसद में मेजॉरिटी तय होती है 51% के आधार पर। इसका माने इल्लीगल इलेक्शन हुआ पूरा। संसद में आप मेजॉरिटी तय कर रहे हैं 51% पे और अमरावती में तय कर रहे हैं 15% पे। और इसका अगर उलट साइड हम देखने की कोशिश करें तो वो इससे भी ज्यादा विद्रूप है। वो ये कि 5 लाख लोगों ने अगर वोट देना था, उसमें से सिर्फ 75,000 ने किसी को वोट दिया। इसका माने 4,25,000 लोगों ने उस आदमी को रिजेक्ट किया। तो जिस आदमी को 85% लोगों ने रिजेक्ट किया, उसको आप अपना प्रतिनिधि कहते हैं और उसके हाथ में पूरा बजट दे दिया आपने कि 100 करोड़ लोगों का भाग्य तय कर दो तुम। है कहां डेमोक्रेसी? ये तो डेमोक्रेसी के नाम पे बहुत बड़ा फ्रॉड है जो चलता है इस देश में। अगर डेमोक्रेसी होती तो डेमोक्रेसी में जो पार्टिसिपेशन होता है और जो पॉलिसी मेकिंग डिसीजन होता है वो 51% के आधार पर होता है कि 51% जो कहेंगे वो माना जाएगा, 49% जो कहेंगे वो नहीं माना जाएगा। यही तो है ना डेमोक्रेसी की एक मेजर डेफिनेशन। डेमोक्रेसी माने जहां 51% लोग एक बात कहें तो वो मानी जाए, 49% कहें वो नहीं मानी जाए। यहां तो हम देख रहे हैं कि 15% ने कह दिया, उसी को मान लिया। फिर कई बार मैंने संसद में देखा है कि कोई विधेयक पारित होने के लिए लाया गया, कोरम पूरा नहीं है। कोरम माने क्या कि जितने सांसद हैं, खासदार हैं, उसका 10% सदन में रहना ही चाहिए कम से कम। माने 545 हैं तो 54 माने एमपीज रहने चाहिए वहां पर। कई बार होता है 10 बैठे हैं, 15 बैठे हैं, 20 बैठे हैं, है ही नहीं, पूरा सदन खाली पड़ा। और बेचारा वो स्पीकर घंटी टन 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 करता रहता, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो वो बैठे मटर गश्ती करते रहते हैं वहां एनेक्सी में। मैं पार्लियामेंट बहुत बार गया हूं। खासदार सदन में नहीं बैठते, एनेक्सी में बैठे रहते, गप्पे मारते रहते, अखबार पढ़ते रहते हैं, मैगजीन पढ़ते रहते हैं। अभी हमारे स्पीकर महोदय ने एक खासदार को भयंकर डांटा था। एनेक्सी में एक कुर्सी पर पैर रख के दूसरे कुर्सी पर बैठकर वो कुछ अखबार पढ़ता था और उसने कहा कि भाई साहब ये आपका घर नहीं है, ये पार्लियामेंट है। उसको बताना पड़ा कि ये आपका घर नहीं है, ये पार्लियामेंट है, यहां इस तरह से बैठना परमिसिबल नहीं है। तो ऐसे ही बैठे रहते हैं सब खासदार वहां पर, सदन में नहीं बैठते। अब सदन में नहीं बैठते और नियम बन जाता, कानून भी बन जाता। तो सदन क्या करता है फिर? वो कहते हैं एक इमरजेंसी रूल है पार्लियामेंट में, वो ये कि अगर सदन में कोरम पूरा नहीं है तो भी जो मेजॉरिटी वोटिंग होगा वही कानून बन जाएगा। तो इसका अर्थ यह हुआ कि अगर 20 सांसद बैठे हैं, उनमें से 11 ने एक बाजू में वोट कर दिया तो देश को बेचने का समझौता भी हो जाएगा। आप इसी को डेमोक्रेसी कहते हैं। उन्होंने इमरजेंसी रूल बना रखा है। वैसे तो वो कहते हैं कि कोरम पूरा होना चाहिए, तो मैं मानता हूं चलो कोरम भी पूरा कर लें। 54 एमपीज हैं, तो इसका अर्थ क्या हुआ? 54 एमपीज होने का अर्थ यह हुआ कि 27 या 28 एमपीज ने एक बाजू में वोट कर दिया तो वही कानून बन गया। तो पूरे देश की 100 कोटि लोगों के भाग्य का फैसला 26-27 लोग मिलकर करें, इसी को डेमोक्रेसी कहते हैं क्या? इससे अच्छी तो एरिस्टोक्रेसी। तो हमारे देश में जो हम डेमोक्रेटिक सिस्टम मानते हैं या चलाते हैं, वो कहीं से भी डेमोक्रेटिक है ही नहीं। और डेमोक्रेटिक कैसे नहीं है उसका दूसरा उदाहरण देता हूं, तात्कालिक उदाहरण। हिंदुस्तान में राजनीतिक पार्टियों की मान्यता संविधान में है। तो राजनीतिक पार्टियां अपना मैनिफेस्टो बनाती हैं। मैनिफेस्टो लेकर वो आपके पास आती हैं। एक पार्टी कहती है कि हम गरीबी दूर करेंगे, भूखमरी दूर करेंगे, बेकारी दूर करेंगे। दूसरी पार्टी भी कह रही है गरीबी दूर करेंगे, भूखमरी दूर करेंगे, बेकारी दूर करेंगे। तो एक पार्टी कहती है कि हमारा रास्ता समाजवाद का होगा, दूसरी पार्टी कहती है नहीं हमारा रास्ता राष्ट्रवाद का होगा। अब आप उसमें चॉइस करते हैं कि भाई अपने को राष्ट्रवाद पसंद है तो चलो इनको वोट दे दो। कोई कहेगा नहीं अपने को तो समाजवाद लगता है तो इसको वोट दे दो। उनके रास्ते डिफरेंट हैं, गोल तो एक ही है ना।
सभी पार्टियां ये कहती हैं गरीबी दूर करेंगे, भूखमरी दूर करेंगे, बेकारी दूर करेंगे, मारामारी दूर करेंगे, आपको सुख समृद्धि वाला जीवन देंगे, और उनकी बातों पर अगर जाइए तो स्वर्ग ला के दे देंगे आपको जमीन पे। ये चुनाव से पहले की बात कर रहा हूं। चुनाव के बाद तो फिर वो गधे को भी देखना बंद कर देते हैं, लेकिन चुनाव से पहले तो वो ये भी कह देंगे कि आपको स्वर्ग उतार कर दे देंगे जमीन पर, आप कहोगे तो हथेली पे जान निकाल के दे देंगे आपके लिए। आप बोलो तो सही, आपको क्या चाहिए? आप दूध मांगोगे, हम आपको बासुंदी देंगे, बासुंदी मांगोगे, हम आपको पेड़ा खिलाएंगे। तो सभी पार्टियां ये वायदा करती हैं और आप उसके हिसाब से सिलेक्शन करते हो कि हमें इस पार्टी को देना है, उस पार्टी को देना। ठीक है भाई, आपने तय कर लिया, इसमें आपके अधिकार को मैं नहीं कहता हूं कि आपको समाजवाद का रास्ता अच्छा है, आप समाजवादियों को दे दीजिए, राष्ट्रवादियों को लगता है राष्ट्रवादियों को। लेकिन फिर क्या हुआ कि आपने जिनको एक प्रोसेस से गरीबी, भूखमरी, बेकारी दूर करने के लिए वोट दिया, कल को उन्होंने संसद में जाकर उसके ठीक विपरीत प्रोसेस वालों के साथ गठजोड़ कर लिया और सरकार बना ली, तो इसी को डेमोक्रेसी कहते हैं क्या? अभी जो सरकार चलती है, जिसको हम एनडीए कहते हैं, इस सरकार में धुर विरोधी, एक राष्ट्रवाद वाले, दूसरे साम्यवाद वाले, ऐसे 21-22 पार्टियां हैं। धुर एक दूसरे के विरोधी, एक दूसरे को गाली देने वाले, एक दूसरे का चेहरा नहीं देख सकते, एक मिनट उनको देखना पसंद नहीं है। उन्होंने आपसे अपने अपने एजेंडे पे वोट मांगा, जब आपने वोट दे दिया उसके बाद वो आपको भूल गए, सदन में जाकर आपके विपरीत विचारों वालों से गठजोड़ करके सरकार बना के बैठ गए। अब आप कहते हैं यही डेमोक्रेसी। ये तो मजाक है हमारे देश में, और ये मजाक दिल्ली से नहीं, नीचे से लेकर ऊपर तक चल रहा है। तो मैं कहना यह चाहता हूं कि जिसको हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम कहते हैं, ना वो पार्लियामेंट्री है ना वो डेमोक्रेटिक है, वो शायद बहुत ही अनपार्लियामेंट्री है। अनपार्लियामेंट्री ऐसे कहता हूं, हमारे यहां एक मुहावरा बन गया कि भाई पार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज करो, माने गाली वाली मत दो किसी को। सबसे ज्यादा गालियां तो पार्लियामेंट में। आप देखो, सबसे ज्यादा गालियां हिंदुस्तान में अगर आप सुनना चाहते हैं तो एक दिन पार्लियामेंट में जाकर बैठ जाइए आप, और दूसरे दिन आप जाना पसंद नहीं करेंगे। हम कहते हैं पार्लियामेंट्री बनो, माने अशिष्टता की बात मत करो। जितनी अशिष्टता इस समय पार्लियामेंट में है, कहीं आपको दिखती है? कोई किसी का माइक से सिर तोड़ रहा है, कोई किसी की धोती खोल रहा है, कोई किसी की पैंट खींच रहा, यही सब तो है ना असेंबली में भी और पार्लियामेंट। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, मैं देख चुका हूं ये दृश्य मेरी आंखों से। उत्तर प्रदेश असेंबली में ऐसा 2 बार हो चुका है। एक दूसरे आमदार ने एक दूसरे का सिर तोड़ा था माइक का डंडा निकाल के, तो फिर किसी तीसरे को लगा तो चप्पल उठा के फेंकी, चौथे को लगा तो उसने मेज उठा के फेंक दी किसी के खोपड़े, फिर एक ने तो किसी बहन की साड़ी पकड़ के खींची। यही पार्लियामेंट है, इसी को हम पार्लियामेंट्री सिस्टम कहते हैं। कहीं है नहीं, ना तो पार्लियामेंट्री है ना डेमोक्रेटिक है। तो फिर ये है क्या? ये सिस्टम हमारे देश में वास्तव में एरिस्टोक्रेटिक है, जिसमें कुछ 2, 4, 5 लोगों को सब कुछ फैसला करने का अधिकार है, बाकी को सिर्फ उसको फॉलो करने का अधिकार है। आप उसे क्वेश्चन भी नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री ने फैसला ले लिया तो पूरे कैबिनेट को मानना ही पड़ेगा, चाहे वो कितना ही गलत हो, क्योंकि सिस्टम में लिखा हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर कभी गलत नहीं होता, जो फैसला करे कैबिनेट को मानना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं मान सकते, कैबिनेट से रिजाइन करिए, सरकार से बाहर जाइए। यही पार्लियामेंट होता है क्या? यही डेमोक्रेसी है क्या? डेमोक्रेसी तो वो होती है, हम हमारे परिवार में देखते हैं कि कहीं कोई गलती अगर हो गई तो आपको तो गलती सुधारने के लिए रास्ते बने हुए हैं। डेमोक्रेसी तो वहां है, सोसाइटी में डेमोक्रेसी है। हमारे समाज में पार्लियामेंट से ज्यादा डेमोक्रेसी है। गांव में अगर कोई गलत फैसला हो गया और कई लोगों ने ऑब्जेक्शन कर दिया तो उसको सुधारने के लिए कोशिश की जाती है फिर कि गलत हो गया, ठीक कर लो उसको। वहां तो एक गलत फैसला हुआ तो करना ही है उसको, तो आप वापस नहीं ले सकते उसको। तो ना तो ये सिस्टम पार्लियामेंट्री है ना ये डेमोक्रेटिक है, ये वास्तव में एरिस्टोक्रेटिक सिस्टम है। और ये हमने क्यों लिया है? ये हमारी मूर्खता है कि अंग्रेज जब हिंदुस्तान छोड़कर जा रहे थे तो हमें ये बहस करनी चाहिए थी कि तुम्हारा दिया हुआ सिस्टम हम चलाएंगे
या हम हमारे लिए अपना नया सिस्टम बनाएंगे, वो बहस अपने देश में नहीं हो पाई। वही देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है।